Hello student, myself Digeshwari Devangan, guest lecturers, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट JSG PG कॉलेज बालोद। मेरा सब्जेक्ट है स्पेशलाइज्ड अकाउंट, विशिष्टीकृत लेखांकन, यूनिट 3। चैप्टर का नाम है सार्वजनिक उपयोगिता वाले उपक्रम में दोहरा लेखा प्रणाली। ये मेरा पहला लेक्चर है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, सार्वजनिक उपयोगिता वाले उपक्रम में दोहरा लेखा प्रणाली, यानी हम जो दोहरा लेखा प्रणाली पद्धति का उपयोग करेंगे वो केवल सार्वजनिक उपक्रम में ही करेंगे, सार्वजनिक उपक्रम में खाता बनाने के लिए ही करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली क्या है। तो जैसे कि मैंने लिखा है, किसी भी सार्वजनिक उपक्रम में अंतिम लेखे तैयार करते समय चिट्ठी को 2 भागों में विभक्त कर प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि सार्वजनिक उपक्रम में यदि हमें अंतिम लेखे तैयार करना है तो हमें सामान्य चिट्ठा ना बना के अन्य विशिष्ट चिट्ठा बनाना होगा। और चिट्ठे को हमें कितने भागों में बांटना है? 2 भागों में, एक पूंजी लेखा और दूसरा है सामान्य चिट्ठा। इस पद्धति में चिट्ठे को 2 भागों में विभक्त करने के ही कारण ही इस पद्धति को दोहरा लेखा पद्धति या दोहरा खाता प्रणाली कहते हैं। उपयोग, इसका उपयोग सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने वाले सार्वजनिक उपक्रम के लिए ही किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति, गैस आपूर्ति, रेल सेवा, टेलीफोन सेवा, जहाजी सेवा इत्यादि। अगर अब आप लोगों का ये क्वेश्चन रहेगा कि मैम हम दोहरा लेखा प्रणाली का उपयोग सार्वजनिक में ही क्यों करेंगे, तो हम बता दें कि दोहरा लेखा प्रणाली का उपयोग सार्वजनिक उपक्रम में ही किया जाता है, क्योंकि सामान्य कंपनी की अगर हम बात करें तो वहाँ भी लेखा तैयार किया जाता है, अंतिम लेखे तैयार किए जाते हैं, लेकिन दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का उपयोग करते हैं, सामान्य पद्धति का उपयोग करते हैं, विशिष्ट पद्धति का नहीं। लेकिन सार्वजनिक उपक्रम में जब हम लेखा तैयार करते हैं तो विशिष्ट पद्धति का उपयोग करते हैं और उस पद्धति के अनुसार हम खाते तैयार करते हैं। सामान्य पद्धति का क्या, अगर हम बात करें कि सामान्य जो कंपनियां होती है वो अपना लेखा तैयार करते हैं, अंतिम लेखे तैयार करते हैं, इसमें लाभ हानि खाता, लाभ हानि समायोजन खाता और फिर चिट्ठा बनाते हैं। लेकिन दोहरा लेखा प्रणाली में दोहरी प्रविष्टि प्रणाली से अलग इसमें जो है चिट्ठे बनाए जाते हैं। पूंजी चिट्ठे को 2 भागों में बांट दिया जाता है, पूंजी खाता और सामान्य चिट्ठा। रहता वही है, केवल इन दोनों में अंतर ये है, दोहरा लेखा प्रणाली और दोहरा प्रविष्टि प्रणाली में, कि दोहरा प्रविष्टि प्रणाली में पूंजी खाता नहीं बनाया जाता है और दोहरा लेखा प्रणाली में पूंजी खाता बनाया जाता है। दोहरा प्रविष्टि प्रणाली में सामान्य चिट्ठा बनाया जाता है, लाभ हानि और लाभ हानि समायोजन खाता, और इसमें भी सामान्य चिट्ठा बनाया जाता है, लेकिन इसमें आगम खाता और शुद्ध आगम खाता बनाया जाता है। बस यही अंतर है। अगर हम दोहरा लेखा प्रणाली में सामान्य चिट्ठा की बात करें तो लाभ हानि खाता ही जैसे इसमें बनाया जाता है, लेकिन उसका नाम दे दिया गया है आगम खाता, और लाभ हानि समायोजन का नाम दे दिया गया है शुद्ध आगम खाता। सेम है, वैसे ही बनता है, बस नाम में परिवर्तन किया गया है। अब देखते हैं कि दोहरा लेखा पद्धति में अंतिम लेखों का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार हम दोहरा लेखा पद्धति में अंतिम लेखे तैयार करते समय कौन कौन सी खाता बनाते हैं। तो सबसे पहला बनाते हैं पूंजी खाता, फिर बनाते हैं आगम खाता, शुद्ध आगम खाता और सामान्य चिट्ठा। क्योंकि सामान्य चिट्ठा बनाने के लिए हमें आगम खाता और शुद्ध आगम खाता बनाना होता है। अब देख लेते हैं पूंजी खाता। तो जैसे कि मैंने लिखा है, पूंजी खाता बनाने के लिए स्थायी संपत्ति एवं स्थायी दायित्व को लिया जाता है। इसमें स्थायी संपत्ति को पूंजीगत व्यय के नाम से तथा स्थायी दायित्व को पूंजीगत प्राप्ति के नाम से संबोधित किया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें सबसे पहले पूंजी खाता बनाना होता है, और पूंजी खाता में ये देखा जाता है कि एक सार्वजनिक कंपनी को कितना प्राप्ति हुआ है, कितनी पूंजी प्राप्ति हुआ है और कितनी पूंजी व्यय हुआ है। तो इसके लिए हमें केवल स्थायी संपत्ति और स्थायी दायित्व को ही लेना होता है। किसी भी चालू दायित्व या चालू संपत्ति, गैर चालू दायित्व को इसमें शामिल नहीं करते हैं। इसमें केवल स्थायी संपत्ति लेते हैं और स्थायी दायित्व। तो स्थायी संपत्ति को हम पूंजीगत व्यय मानते हैं और स्थायी दायित्व को हम पूंजीगत प्राप्ति के नाम से संबोधित करते हैं। और इसमें अगर स्थायी संपत्ति में किसी भी प्रकार का अवक्षयन है, ह्रास है, तो इसमें उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ह्रास को
आगम खाता में लिखेंगे व्यय मानकर, सामान्य व्यय मानकर, स्थायी व्यय मानकर नहीं। तो इसमें केवल स्थायी संपत्ति को उसके लागत मूल्य पर ही लेंगे। अब हम आ जाते हैं पूंजी खाते का खाता बनाने का प्रारूप। देखते हैं कि पूंजी खाता बनाने का प्रारूप कैसा होता है, कैसे पूंजी खाता बनाया जाता है। तो पूंजी खाता किसी भी कंपनी का है जो है पूंजी खाता, फिर उसके बाद पूंजी खाता, फिर 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। अब देखिए मैंने इसमें फॉर्मेट में जैसे कि दिख रहे हैं कि मैंने इसको दो भागों में बांटा है। एक तो सबसे पहला है पूंजीगत व्यय का विवरण और दूसरा है पूंजीगत प्राप्तिकरण, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो पूंजीगत व्यय में हमेशा स्थायी संपत्ति को दर्शाया जाता है और पूंजीगत प्राप्ति में हमेशा जो है स्थायी दायित्व को दर्शाया जाता है। अब स्थायी संपत्ति में क्या क्या चीज़ लेते हैं वो देख लीजिए। स्थायी संपत्ति में हम लेंगे भूमि को, भवन को, संयंत्र को, संसदीय व्यय को और प्रारंभिक व्यय को। और पूंजीगत प्राप्ति में लेंगे समता अंश पूंजी को, पूर्वाधिकार अंश पूंजी को, ऋण पत्र को, पूर्व में प्राप्त याचना को, प्रतिभूति प्रीमियम को। अब इसमें देखिए पूंजीगत विवरण में राशि कैसे हम लेंगे। तो गत वर्ष के अंत तक अगर कोई व्यय हुआ है उसको, चालू वर्ष में व्यय हुआ है उसको और फिर उसका योग। उसी प्रकार पूंजीगत प्राप्ति में भी वैसे ही है, गत वर्ष के अंत में प्राप्तियां, फिर चालू वर्ष में प्राप्तियां, फिर दोनों का योग। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बातें यह है कि जरूरी नहीं कि जो ये मदे लिखा है, जैसे मान लो जाए एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि भूमि, अब भूमि में गत वर्ष में व्यय दिया है, चालू वर्ष में व्यय नहीं दिया है, तो हम वहाँ पे डेस कर देंगे, हमें अपने से लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी गत वर्ष के व्यय को ही हम अपना योग मान लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि गत वर्ष में नहीं दिया है, चालू वर्ष में दिया है, तो उसको गत वर्ष को डेस कर देंगे और चालू वर्ष में जो व्यय है वो जितना दिया है उसको लिखेंगे और उसको उसका योग मान लेंगे। उसी प्रकार पूंजीगत प्राप्ति का विवरण भी वही है कि समता अंश पूंजी में गत वर्ष में अंत में प्राप्ति दिया है और चालू वर्ष में नहीं दिया है, तो उसको डेस कर देंगे और उसका योग कर देंगे। और जैसे ऋण पत्र में आपका गत वर्ष नहीं दिया है और चालू वर्ष का दिया है, तो उसमें डेस कर देंगे और चालू वर्ष का वही योग मानेंगे। और दोनों में भी दिया रहता है, गत वर्ष में और चालू वर्ष में, तो दोनों को प्लस करके जो है उसका योग कहेंगे। फिर सबका टोटल कर देंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि कोई अंतर तो नहीं है। यदि अंतर है तो अगर डेबिट पक्ष में अंतर है तो उसको दायित्व में लिखेंगे, अगर क्रेडिट पक्ष में कोई शेष बचा है तो उसको संपत्ति पक्ष में दर्शाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर हम टोटल करेंगे तो टोटल में अगर क्रेडिट पक्ष में ज़्यादा है और डेबिट पक्ष में कम, तो वो डेबिट पक्ष में हम उस कमी को बैलेंस करके शेष करके उसको बराबर कर देंगे और उस शेष को हम कहाँ ले जाएंगे, संपत्ति सामान्य चिट्ठा के दायित्व में। उसी प्रकार अगर हम कुल प्राप्ति की बात करें तो कुल प्राप्ति कम है और कुल व्यय ज़्यादा है, तो हम शेष में बैलेंस करके उसको सामान्य चिट्ठा में कहाँ हस्तांतरित कर देंगे, संपत्ति पक्ष में हस्तांतरित कर देंगे। अब देखिए इसमें कुछ नियम हैं, जैसे पहला, इसमें संपत्तियों को उसके लागत मूल्य पर ही लेना है, इसमें ह्रास नहीं घटाना है। ह्रास को व्यय मानकर आगम खाता के विकलन पक्ष में दर्शाया जाएगा। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी सार्वजनिक कंपनी में जितनी भी सेवाएं हैं उसमें विद्युत सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं में सामान्य चिट्ठे में शेष को हस्तांतरित करेंगे, लेकिन केवल विद्युत सेवाएं ऐसा है जिसमें शेष न लाके उसके योग को, जो कुल प्राप्ति होगा और कुल व्यय होगा और कुल प्राप्ति का जो योग होगा, योग है ना, उसको हस्तांतरण करेंगे कहाँ, सामान्य चिट्ठे के दायित्व पक्ष में और सामान्य चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। इसमें यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान में रखना है। अब हम इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, जैसे कि मैंने सेवा ली है विद्युत सेवा को, है ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया है कि विद्युत सेवा में हम जब भी पूंजी खाता बनाते हैं तो पूंजी खाता के योग को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, सामान्य चिट्ठा में, उसके शेष को नहीं। तो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का 31 मार्च 2008 तक का पूंजी लेखा का व्यय निम्नलिखित था। जैसे कि ये पूरे आइटम्स दिए गए हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। तो संयंत्र हम लोग को दिया है 4,70,000 का, फर्नीचर 580 और औजार 860, मीटर जो है 8,000
रुपये। ये था पूंजी लेखा का व्यय था, यानी गत वर्ष का था। पूंजी लेखे पर निम्नलिखित प्राप्तियां थी गत वर्ष में। साधारण अंश 2,60,000 रुपये, पूर्वाधिकार अंश 1,70,000 रुपये और ऋण पत्र 61,000 रुपये। ये सारे गत वर्ष के मदे हैं, गत वर्ष के आय और प्राप्तियां हैं, व्यय और प्राप्तियां हैं, गत वर्ष के व्यय और प्राप्तियां हैं। आगामी वर्ष यानी हमारी चालू वर्ष, क्योंकि हम जो बना रहे हैं वो 31 मार्च 2008 तक का जो है ये पूंजी लेखा है, लेकिन हमको बनाना है 2008 और 9 का, 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। तो इसमें निम्नलिखित प्राप्तियां भुगतान है हमारे चालू वर्ष में। साधारण अंश है 20,000, पूर्वाधिकार अंश है 10,000, संयंत्र है 19,000, मीटर है 560 एवं संपत्ति है 22,000। द्विलेखा पद्धति से 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए हमको पूंजी खाता बनाना है। तो जैसे कि इसमें सारी चीज़ें हमको दिया है, गत वर्ष का भी मदे दिया है और चालू वर्ष का भी मदे दिया है। जैसे कि हमने पूंजी खाता के फॉर्मेट में हमने समझा था कि हमें पूंजीगत स्थायी संपत्ति को पूंजीगत व्यय मानना है और स्थायी दायित्व को पूंजीगत प्राप्ति मानना है, और गत वर्ष के व्यय को लेना है, फिर चालू वर्ष अगर दिया है व्यय तो लेना है, फिर दोनों के योग को लेना है। तो देखिए आइए कैसे बनाते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पूरा बना के रखा है, आपको एक्सप्लेन कर दूँ। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल है, उसका पूंजी खाता बनाना है। 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए है। मैंने इसको 2 भाग में बांटा है, डेबिट और क्रेडिट। पूंजीगत व्यय का विवरण, गत वर्ष का व्यय, चालू वर्ष का व्यय, योग। पूंजीगत प्राप्ति का विवरण, गत वर्ष में प्राप्ति, चालू वर्ष में प्राप्ति, योग। अब जैसे कि मैंने बताया है, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि स्थायी संपत्ति को हम डेबिट साइड और स्थायी दायित्व को क्रेडिट साइड। अब स्थायी संपत्ति क्या क्या है ये देख लेते हैं। संयंत्र, फर्नीचर, औजार और मीटर। तो हम बारी बारी से ले लें। संयंत्र 4,70,000। अब देखते हैं क्या, ये तो गत वर्ष का है। अब देखते हैं कि चालू वर्ष में कोई संयंत्र है क्या, देख लीजिए। हाँ है, संयंत्र चालू वर्ष में है हमारा 19,000। तो हम लिख लेते हैं चालू वर्ष का व्यय है 19,000, तो टोटल हो गया 4,89,000। फिर उसके बाद दूसरा है फर्नीचर। फर्नीचर है 580 गत वर्ष में। अब हमको देखना है कि कहीं करंट ईयर में चालू वर्ष में फर्नीचर है क्या, नहीं दिख रहा है, तो डेस कर देते हैं और हमारा योग है 580। उसी प्रकार औजार, औजार कितने का है हमारा 860। देख लेते हैं औजार है क्या हमारा, कहीं नहीं है, तो डेस कर देते हैं, हमारा योग है 860। फिर उसके बाद मीटर है हमारा, मीटर कितने का है 8,000 रुपये का। अब देखते हैं कि चालू वर्ष में कोई व्यय हुआ है क्या, मीटर में हुआ है 560। तो टोटल योग जो है उस ईयर कितना हुआ है 8,560। फिर कोई संपत्ति क्या देखते हैं, गत वर्ष में नहीं है, चालू वर्ष में दिखा रहा है 22,000। तो गत वर्ष में हमें डेस करना है और 22,000 लिखना है चालू वर्ष में, और इस प्रकार हमारा योग हो जाएगा 22,000। और इसी प्रकार हम देखते हैं पूंजीगत प्राप्ति में। तो पूंजीगत प्राप्ति में जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि संपत्ति दायित्व पक्ष को लेना है, स्थायी दायित्व को ही लेना है। तो स्थायी दायित्व में आपका आ जाता है सबसे पहले समता अंश पूंजी। तो समता अंश पूंजी देखते हैं है क्या, है प्राप्ति में साधारण अंश, इसमें जो है 2,60,000 दिया है। अब देख लेते हैं चालू वर्ष में कोई प्राप्तियां हैं अंश में, साधारण अंश है 20,000। तो टोटल हमारे पास समता अंश पूंजी कितने की होगी 2,80,000। उसी प्रकार पूर्वाधिकार अंश पूंजी देख लेते हैं। तो पूर्वाधिकार अंश है 1,70,000 का। तो चालू वर्ष में है क्या, है 10,000। तो टोटल हमारे पास जो है चालू वर्ष 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में टोटल कितना हो गया पूंजी प्राप्ति 1,80,000। अब उसके बाद ऋण पत्र, ऋण पत्र कितने का है 61,000 का। अब देखते हैं कि चालू वर्ष में ऋण पत्र है क्या, नहीं है, तो हम चालू वर्ष में डेस कर देंगे और योग कर देंगे 61,000। इस प्रकार हम सारे मदों को जो है टोटल कर देंगे, गत वर्ष का टोटल, चालू वर्ष का टोटल, फिर पूरे योग का टोटल, फिर इसमें प्राप्ति में गत वर्ष में कितना प्राप्त हुआ है, चालू वर्ष में कितना प्राप्त हुआ है, फिर उसके बाद टोटल।
तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि विद्युत सेवाओं को छोड़कर सारे सेवाओं में पूंजी खाते के शेष को हम सामान्य चिट्ठे में क्या करेंगे, हस्तांतरण करेंगे, है ना। लेकिन विद्युत सेवा में उसके योग को हम सामान्य चिट्ठे में क्या करेंगे, हस्तांतरण करेंगे। धन्यवाद।